हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12। नाम है इलेक्ट्रिसिटी और क्लास 10th। पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूनिट 4 है, इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट के क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसमें सब टॉपिक होंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। देखो ये सब टॉपिक है, लेकिन हम इस वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए कि ये होता क्या है, कैसे चलता है, क्या इफेक्ट होता है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने काफी बार सुना होगा, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। किसी किसी बुक में आपको न्यूट्रल भी मिलेगा, बट न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोला जा रहा है। जो लाइक चार्ज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे अगर आप मैग्नेट देखो, मैग्नेट में अगर आप नॉर्थ पोल के पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर अगर आप साउथ पोल के पास लाना चाहोगे तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाया जाए तो तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ देखा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज में भी। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब सेम नेचर के हैं। ठीक है, अगर वो सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट नेचर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है अगर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो उनमें इच्छा होगी कि क्यों ना मैं इसको देखूं कि ये कैसा है, और ये सोचे मैं इसको देखता हूँ ये कैसा है। तो क्योंकि अलग है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी उनकी याद आप इस तरह से रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। जो एसआई यूनिट होती है, देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मेजर कर सकते हैं बाय एनी मेथड, उनकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। ऐसे ही जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो होती है कूलम। और एक कूलम का मतलब क्या होगा, एक कूलम में लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कैसे निकाला वो मैं आपको बताऊंगा। और एक कूलम में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, इतने ही प्रोटॉन भी इसमें रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करें तो उसमें कितना चार्ज रहेगा। तो उसमें चार्ज रहेगा, देखो उसको एक फॉर्मूला है हमारे पास, Q = Ne। ठीक है, Q का मतलब यहाँ पर है चार्ज, E का मतलब है जो बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि 1.6 × 10⁻19, और N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोटॉन भी हो सकते थे। देखो इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, और अगर प्रोटॉन होगा तो उस पर चार्ज रहेगा पॉजिटिव। अब बहुत सी बार एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कॉलम ऑफ चार्ज, यानी कि एक कॉलम अगर आप चार्ज ले रहे हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कॉलम चार्ज बनाएंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, Q = N × E। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 कॉलम। हमें ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कॉलम। ठीक है, तो कॉलम से कॉलम की यूनिट कैंसिल आउट होगी। N = कितना आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1.6 10⁻, ये ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो N की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 × 10⁻18। इसलिए यहाँ पर लिखा था अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के सिर्फ एक कॉलम चार्ज बनाएंगे। यानी कि एक कॉलम चार्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के तब 1 कॉलम चार्ज कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो आपको ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है कि एक कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो रहेंगे 6.25 × 10⁻18। और यहीं से एक प्रॉपर्टी भी हमें पता चलती है चार्ज की, जो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप ये क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी चार्ज मिलेगा कहीं पर या ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होता है ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि या तो चार्ज आपको देखो N की वैल्यू
0 +-1 +-2 इस तरह से कितनी इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो जो चार्ज मिलेगा, चार्ज ट्रांसफर होगा किसी एक बॉडी से, या तो वो E होगा, मतलब यहाँ पर E है ना, 0 हो सकता है, या तो E होगा प्लस-माइनस का, या फिर वो +-2E होगा, या फिर +-3E होगा। तो 1.5E या 2.5E इस तरह से नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा E के हमेशा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी तक हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पता चल चुकी है, हमें ये पता चल चुका है कि एक कूलम्ब चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो हमारा मेन टॉपिक भी है। वैसे मैं आपको बता दूं, चार्ज भी दो तरह के होंगे, मतलब जो जिनकी वजह से करंट बन सकता है। ये तो मैंने आपको बताया नेचर के हिसाब से कि पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज, ये दो तरह के चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो फ्री चार्ज की वजह से बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बाहर की तरफ या उसके अंदर में, वो बाउंड चार्ज की वजह से बनता है। ये सब थोड़ा सा हाई टॉपिक है, तो आप इनको भी स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्री चार्ज की वजह से होगा, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी वायर में मूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो, जनरली जब हम करंट का, सिर्फ करंट बोलते हैं ना, करंट का मतलब होता है बहाव किसी चीज का। अब वो वाटर करंट भी हो सकता है, वो एयर करंट भी हो सकता है, या वो इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। करंट मतलब क्या, बहना किसी चीज का। ठीक है, जैसे आपने मैथमेटिक्स क्वेश्चन में करते होंगे वाटर करंट, एयर करंट आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी एक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने की वजह से, अभी आप ज्यादा परेशान ना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस मिलने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कुछ एनर्जी मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करने लगेंगे वायर में। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, यानी कि चार्ज किस दर से फ्लो कर रहे हैं, उसका रेट क्या है फ्लो होने का, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कोई अलग से चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज नहीं होंगे तो करंट होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज का फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो चार्ज अगर वायर में फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, और चार्ज फ्लो कब होंगे, जब उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा I = Q/T। इसको करंट को हम I से डिनोट करेंगे, चार्ज को Q से, और T मतलब टाइम। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, I = Q/T। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे एक और फॉर्मूला I = चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज इन टाइम भी होता है, बट फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान रखें I = Q/T, मतलब कि जो दर है चार्ज के फ्लो होने की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जो कूलम्ब पर सेकंड होगी उसी को हम एम्पियर बोलते हैं, यानी कि 1 एम्पियर = कितना, 1 कूलम्ब पर सेकंड। और मिली अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब 10⁻³ होगा। माइक्रो अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब 10⁻�6। ये माइक्रो है और ये मिली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी किसी भी एटम की। जब वो चार्ज किसी भी मेटल में अगर मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं, किसी वायर में फ्लो कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, यानी कि किस दर से वो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वायर में, वही इलेक्ट्रिक करंट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल 12.1। क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by the filament of an electric bulb of 10 minute for the 10 minute find the amount of electric charge। यानी कि हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है 0.5 एम्पियर और टाइम गिवन है 10 मिनट, और हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू फाइंड करना है। देखो मैंने आपको बताया था एम्पियर किसके बराबर होती है, कूलम्ब पर सेकंड के। तो ये जो टाइम है इसको हमें सेकंड में पहले चेंज करना पड़ेगा, मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम कितना हो गया, 600 सेकंड। और मैंने आपको बताया था I = कितना होता है, चार्ज अपॉन में टाइम T। आप इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इंटू में टाइम।
आई की वैल्यू कितनी है 0.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको टाइम से 600, सो इट विल बी इक्वल टू 300 कूलम। तो इस तरह से बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, चार्ज इक्वल टू कितना आएगा 300 कूलम। हम डिस्कस करते हैं कि एमीटर किस लिए यूज होता है। देखिए हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से मेजर किया जाए कि कितना कम या कितना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो है एमीटर। देखो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर, तो उसी से थोड़ा सा कनेक्टेड आप कर लीजिए। जो करंट होगा उसको हम मेजर करेंगे किससे, एमीटर से, ठीक है। और उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह, ए लिख करके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जो एमीटर होता है वो डीसी करंट को मेजर कर पाता है, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। अभी एसी डीसी क्या है, तो ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। दो तरह के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट में मतलब एक डीसी करंट डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट। तो करंट को यानी कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिलहाल हम डीसी करंट की बात कर रहे हैं, उसको हम मेजर किससे करेंगे, एमीटर से। तो एमीटर का बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है और हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अभी देखो ये सीरीज और पैरेलल में आपको आगे समझाऊंगा, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब वो ये हुआ कि करंट को रोकने वाला जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है और इलेक्ट्रिक करंट जिस डिवाइस से अगर आप मेजर करो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ, तो इसके अंदर करंट आ ही नहीं पाएगा। जब करंट आ नहीं पाएगा तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस डिवाइस का रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट को रोकने की क्षमता एक तरह से। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो करंट को रोकता है उस फैक्टर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो ये करंट को आसानी से और एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। और इसको हम हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज का मतलब ये होगा जैसे ये बल्ब है तो ये हो गया हमारा लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ होगा। ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई मतलब बैटरी एक तरह से। तो इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये होता है सीरीज। पैरेलल में होता है कि इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। फिलहाल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को। एक्चुअली वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि करंट को किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। एमीटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि एक तो इसका लो रेजिस्टेंस होगा और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये तो होगी एमीटर की बात। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट पुराने समय में ये मानते थे कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसको ही डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। फिर धीरे धीरे करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई तो ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।